नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे मनु के न्याय दंड व्यवस्था व न्यायपालिका पर विचार। मनु स्मृति में न्याय के सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक पक्षों का व्यवस्थित विवेचन हुआ है। ग्रंथ में अपराधों व दंड के संबंध में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। पॉइंट फर्स्ट, शासक की न्यायिक शक्ति एवं उसकी मर्यादाएं। मनु के अनुसार न्यायोचित दंड के प्रवर्तन द्वारा समाज में सद्गुण की प्रतिष्ठा करना और हर प्रकार की बुराई का प्रतिकार करना शासन के अस्तित्व का परम प्रयोजन है। मनु के मत में राज्य द्वारा संप्रभु शक्ति के प्रयोग का औचित्य तभी है जबकि उसका प्रयोग निष्पक्ष रीति से हो। मनु ने शासक को न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते समय क्रोध एवं मोह से परे रहने का परामर्श दिया है। मनु इस बात पर भी बल देते हैं कि शासक को प्रिय एवं अप्रिय के भेद को त्याग कर यमराज के समान सर्वत्र समान व्यवहार करते हुए इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मनु का मत है कि धर्म, अर्थ और काम के मर्म को समझने वाला सत्यनिष्ठ शासक अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग भली भांति विचार करके करता है, तभी वह धर्म के प्रवर्तन के अपने दायित्व का पालन कर पाता है। मनु के अनुसार शासक द्वारा न्यायिक शक्ति का समुचित व्यवहार लौकिक दृष्टि से उसकी कीर्ति में वृद्धि करने वाला एवं पारलौकिक दृष्टि से स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। वहीं उसका दुरुपयोग लौकिक दृष्टि से उसकी अपकीर्ति एवं पारलौकिक दृष्टि से उसकी स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग के अवरुद्ध हो जाने का कारण बन सकता है। मनु के अनुसार राज्य के अध्यक्ष के रूप में शासक न्यायपालिका पर नियंत्रण तो रख सकता है, किंतु वह ऐसे नियंत्रण की प्रक्रिया में धर्म या विधिक अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रजा को आश्वस्त एवं भय मुक्त रखना मनु स्मृति में शासक का सर्व प्रमुख दायित्व माना गया है और एवं यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह इस दायित्व का निर्वाह तभी कर सकता है जबकि प्रजा न्यायिक शक्ति के निष्पक्ष प्रयोग के प्रति आश्वस्त हो। मनु स्मृति में न्यायिक शक्ति का निष्पक्ष व मर्यादित उपयोग स्वयं शासक का धर्म माना गया है। मनु स्मृति शासक में सर्वोच्च न्यायिक शक्ति का निदान करते हुए भी न्यायिक शक्ति के मर्यादित उपयोग की अपेक्षा करती है। पॉइंट सेकंड, दंड की धारणा। मनु स्मृति में दंड की धारणा के 3 पक्षों पर विचार किया गया है। प्रथम, दंड का क्षेत्र, द्वितीय, दंड का प्रयोजन तथा तृतीय, वह प्रक्रिया जिसके अधीन दंड को समाज में परिवर्तित किया जाता है। मनु के अनुसार दंड वह माध्यम है जिसके भय से व्यक्तियों को शुद्ध रखा जा सकता है और सही पथ पर अग्रसर रखा जा सकता है। शासन में निहित दंड की शक्ति ही एक दृढ़ व सुचारू व्यवस्था का आधार है। मनु का कथन है कि यदि राज्य दंड के माध्यम से दुष्टों का दमन नहीं करे तो अराजकता एवं भयावह असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मनु ने दंड के प्रयोजन के नैतिक व व्यवहारिक दोनों पक्षों का स्पष्ट किया है। मनु के अनुसार अपराधी को राज्य द्वारा दिया गया समुचित दंड स्वयं अपराधी को अपराध के पाप से मुक्त कर देता है। मनु का मत है समुचित दंड भुगत लेने से अपराधी की आत्मा पर से नैतिक भार हट जाता है और तथा इस प्रकार उसकी पारलौकिक उन्नति के मार्ग का अवरोध हट जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से दंड की उपयोगिता यह है कि दंड के भय से प्रजा अपराधों से विरत रहती है तथा इस प्रकार समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। दंड के 3 व्यवहारिक दृष्टिकोण निवारक अर्थात
कठोर दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि कोई अपराध करने या विधि का उल्लंघन करने का साहस ही न करे। प्रतिकारात्मक अर्थात दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध लेना, जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना, गाली देने पर जीभ काट देना आदि। तथा सुधारात्मक अर्थात दंड के माध्यम से अपराधी का हृदय परिवर्तन करना, ताकि उसके मन में से अपराध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। इनमें से निवारक व प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण को मनु ने महत्व प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायपालिका का संगठन। मनु ने राजा को राज्य के न्यायिक निकाय के औपचारिक अध्यक्ष का स्तर प्रदान किया है। मनु ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि राजा को न्यायिक कार्यों के निरीक्षण हेतु न्याय सभा में सदैव ऐसे ब्राह्मणों व पार्षदों के साथ ही बैठना चाहिए जो कि विधि के ज्ञान में पारंगत हो तथा न्यायिक शक्ति के प्रयोग के लिए दोष मुक्त परामर्श दे सके। मनु ने यह सुनिश्चित करना राजा का अनिवार्य दायित्व माना है कि उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्पादन विधि व स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करे, क्योंकि यदि न्यायिक शक्ति का उपयोग समुचित रीति से नहीं हुआ तो इससे उत्पन्न दुष्परिणामों के लिए शासक स्वयं उत्तरदायी होगा। मनु के अनुसार न्याय सभा में उपस्थित होने पर भी राजा अकेले ही न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से वह न्याय सभा का सबसे प्रमुख सदस्य होता था, क्योंकि अंततः न्यायिक शक्ति उसी में नहीं थी, किंतु किसी भी परिस्थिति में वह अकेले ही पूर्ण न्यायालय की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। न्यायिक शक्ति को मनु स्मृति में एक संस्थागत शक्ति माना गया है, जिसका उपयोग सभा के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से ही किया जा सकता था। मनु के अनुसार न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित है, किंतु शासक न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता था। मनु ने न्यायालयों का वर्गीकरण तो नहीं किया है, किंतु न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले वादों को अवश्य दीवानी व आपराधिक वादों में विभक्त किया है। मनु ने कहा है कि ऐसे वाद जिनमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय पर किसी प्रकार की हिंसा का अभियोग हो, न्यायालय के आपराधिक क्षेत्राधिकार के अधीन माने जाएंगे। ऐसे वादों को जिनमें किसी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित कोई विवाद हो, मनु ने दीवानी वाद माना है। मनु के अनुसार समस्त वाद दीवानी एवं आपराधिक पृथक पृथक विषय वस्तु से संबद्ध होने के आधार पर 18 श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट, ऋण। सेकंड, धरोहर। थर्ड, बिना स्वामित्व के विक्रय। वाणिज्य व व्यवसाय में साझेदारी। दान आदि में दी गई संपत्ति या वस्तु को क्रोध, लोभ या अपात्रता के कारण वापस ले लेना। नेक्स्ट, कार्मिकों का वेतन या श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान न करना। नेक्स्ट, संविदा का उल्लंघन। नेक्स्ट, क्रय विक्रय में विवाद उपस्थित होना। नेक्स्ट, स्वामी तथा पालक में विवाद होना। नेक्स्ट, सीमा से संबंधित विवाद। नेक्स्ट, दंड पारुष्य, शरीर पर भौतिक हमले के द्वारा आक्रमण। वाक पारुष्य, अपशब्दों अथवा गाली गलौज के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व पर आक्रमण। चोरी। नेक्स्ट, डाका तथा बलपूर्वक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अन्य अपराध। स्त्रियों का पर पुरुष के साथ अनैतिक शारीरिक संबंध। नेक्स्ट, स्त्री पुरुषों के पारस्परिक दायित्वों से संबंधित विवाद। नेक्स्ट, धन संपत्ति या भूमि आदि का बंटवारा। नेक्स्ट, जुआ खेलना या द्रव्य आदि दांव पर लगाकर पशु पक्षी को लड़ाना। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, न्यायाधीशों की योग्यताएं।
मनु ने न्यायाधीशों के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण किया है। मनु ने उल्लेख किया है कि समस्त प्रकार के वादों का विचार ब्राह्मणों तथा शास्त्रों को सम्यक रूप से समझने वाले अन्य मंत्रियों के द्वारा किया जाना चाहिए। मनु के अनुसार न्यायाधीश को विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। मनु ने न्याय कार्य में नियुक्ति ब्राह्मण से वेदों, स्मृतियों व अन्य शास्त्रों में पारंगत होने की अपेक्षा की है। मनु ने क्षत्रियों व वैश्यों की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की संभावना को भी स्वीकार किया है। मनु ने न्यायाधीशों की निष्ठा और चारित्रिक उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया है। मनु ने न्यायाधीशों में ऐसी योग्यताओं को भी आवश्यक माना है जिनके द्वारा वे आकार, इंगित, गमन, चेष्टा, भाषण तथा नेत्र व मुख के विकारों से किसी वाद के पक्षकारों या साक्षी के आंतरिक भाव का यथार्थ अनुमान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट 5, अपराधों व दंडों का वर्गीकरण। मनु ने समाज की विधि के विरुद्ध की गई गतिविधियों को अपराधों की संज्ञा दी है। मनु ने ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना है जो जानबूझकर अपने कृत्यों द्वारा दूसरों को क्षति पहुंचाता है। मनु के अनुसार जब विधि की सत्ता व समाज की सुरक्षा को किसी के आचरण द्वारा चुनौती दी जाए तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए तथा स्वयं अपराधी को पाप मुक्त करने के लिए उसे अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। मनु ने दंड की मात्रा व गुरुता के निर्धारण के लिए अपराध की गुरुता के अतिरिक्त अपराधी के सामाजिक स्तर को भी ध्यान में रखना आवश्यक माना है। मनु ने दंड की मात्रा व प्रकृति के निर्धारण में इस तथ्य पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण माना है कि संबंधित अपराधी अपराध के गुण दोष के विषय में जानता था अथवा नहीं। स्पष्ट अज्ञानतावश या जागरूकता के अभाव में किया गया अपराध गुण दोष का ज्ञान रखते हुए भी किए गए अपराध की तुलना में कम गंभीर माना गया है। मनु ने विभिन्न वर्गों के प्रति किए गए अपराधों में से अनेक अपराधों के संदर्भ में दंड की मात्रा के निर्धारण के लिए इस तथ्य को भी महत्वपूर्ण माना है कि अपराध जिस व्यक्ति के प्रति किया गया है तथा जिस अपराध जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उनका परस्पर सामाजिक स्तर क्या है। मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है: वाक दंड, धिक दंड, अर्थ दंड, भौतिक दंड। मनु की यह मान्यता भी है कि उपयुक्त चारों श्रेणियों के दंड पृथक पृथक भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं तथा यथा अवसर ये सभी दंड एक साथ भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे न्यायिक प्रक्रिया। मनु ने दीवानी वादों तथा आपराधिक वादों के संबंध में खुले न्यायालयों में मुकदमे की व्यवस्था पर बल दिया है। दावे अथवा अपराध के निर्धारण की प्रक्रिया को मनु ने व्यवहार की संज्ञा दी है। मनु के अनुसार व्यवहार का अर्थ उस निर्धारित कार्रवाई से है जिसके माध्यम से विभिन्न वादों का निर्धारण होता है व अंतिम निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। मनु का मत है कि राजा को वाद के साक्ष्य तथा वाद से संबंधित स्थान व समय आदि के समस्त पक्षों पर जागरूकता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। मनु का मत है कि न्यायाधीश को इतना सतर्क रहना चाहिए कि वह संबंधित पक्षों व साक्षियों की बाह्य चेष्टाओं, स्वर, चेहरे के भाव, इंगित आकार आदि के द्वारा भी उनके मनोभावों को जानकर सत्य का अनुसंधान कर सके। न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मनु नाबालिग या अनाथ व्यक्ति के हितों की रक्षा का दायित्व राज्य पर डालते हैं।
मनु ने साक्ष्य को वादों के निर्धारण का एक प्रमुख आधार स्वीकार किया है। वह ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन को, जिसकी विश्वसनीयता प्रामाणिक व असंदिग्ध हो, वाद के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण आधार माना है। किंतु मनु साक्षी के कथन मात्र को सत्य के विनिश्चय का निर्णायक आधार स्वीकार नहीं करते, साथ ही समय, स्थान आदि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। जहाँ कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, वहाँ मनु विवादग्रस्त बिंदु के विनिश्चय के लिए शपथ को भी मान्यता प्रदान करते हैं। मनु के साक्ष्यों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है तथा न्यायाधीश से अपेक्षा की है कि साक्ष्यों के प्रति न्यायालयों में सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्ष्यों के अतिरिक्त मनु अपराधियों के भी निर्धारित अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं तथा यह निर्धारित करते हैं कि अपराधी को बचाव का पूरा अवसर मिलना चाहिए। मनु स्मृति में प्रतिपादित न्याय व्यवस्था के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मनु ने न्याय को राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना है। न्यायिक प्रणाली के विभिन्न पक्षों का एक व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।